गोरी बहू के पैसे वाले ससुराल में सब काले। प्रेरणा, मैं तुम्हारे लिए रोज लेकर आया हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ओ, मेरे लिए रोज लेकर आए हो? लेकिन इस रोज को लाने से पहले लगता है तुमने अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे लल्लू पंजू एक बदसूरत लड़के के साथ रिलेशनशिप में आऊंगी? अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉफी प्रेरणा उस लड़के के मुंह पर फेंक देती है। इस मिल्क कॉफी से तुम थोड़ी तो गोरी हो गई, लेकिन अभी भी तुम मेरे लायक नहीं हो। अब निकलो यहाँ से। प्रेरणा जिससे शादी करेगी वो पूरी दुनिया का सबसे हैंडसम और हॉट लड़का होगा, न कि तुम जैसा। प्रेरणा को बचपन से अपने गोरी रंग पर और खूबसूरती पर काफी ज्यादा घमंड था। प्रेरणा हमेशा सांवली और काले लोगों का मजाक उड़ाती थी। और कैसा है मेरा जिगरी यार, बड़े सालों के बाद तुझे मेरी याद आई। अरे जस्ट डायरी में तेरा नंबर लिखा था, वो डायरी ही गुम हो गई। हफ्ते भर पहले जब तुझे बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला था ना, तो तेरी मैगजीन में फोटो छपी थी। बड़ी मुश्किल से वहां से तेरा नंबर निकाला है। कैसा है तू? और हमारी वो नन्ही सी गुड़िया कैसी है? अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। हाँ हाँ, अब तुम्हारी नन्ही सी गुड़िया बड़ी हो गई है। तू भूल गया या तुझे याद है सब? अब समय आ गया है कि हम तेरी नन्ही सी गुड़िया को तुझसे चुरा कर अपने पास ले आए। हाँ हाँ, याद है मुझे। बचपन में ही मैंने अपनी बिटिया का रिश्ता हमारे प्रदीप से जो तय कर दिया था। अगर उस वक्त तू मेरा साथ नहीं देता ना, तो मैं तो आज सड़कों पर होता। अरे यार, कैसी बात कर रहा है तू? तू तो मेरा दोस्त कम भाई ज्यादा है। भूल जा उस बात को। अब जल्द से जल्द शादी की तैयारी शुरू करते हैं। सालों पहले मनोज और रवि दोनों ही दोस्त गांव से अपनी किस्मत आजमाने शहर आए थे और दोनों की ही किस्मत चमक जाती है। लेकिन मनोज को काफी जल्दी बिजनेस में घाटा होता है, जिसके चलते वो सब कुछ खो बैठता है। लेकिन उस वक्त रवि ने पैसे लगाकर मनोज के बिजनेस को संभालने में मदद की थी, जिसके चलते मनोज और रवि की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि उन्होंने बचपन में ही अपने बच्चों का रिश्ता तय कर दिया था। प्रेरणा जैसे ही कॉलेज से घर आती है तो मनोज उसे प्रदीप की फोटो दिखाते हुए उसकी और प्रदीप की शादी की बात बताता है। डैड, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस काली कलूटी लड़के से शादी करूंगी? ये तो है ही काली कलूटी, ऊपर से उसके घर वाले भी सभी काले हैं। एक गोरी बहू क्या काले लोगों से भरे ससुराल में जाएगी? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं ये शादी नहीं करूंगी। बचपन में ही तेरा रिश्ता रवि के बेटे से तय कर दिया था। तुझे यही शादी करनी ही पड़ेगी। मनोज नारायण अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपने किए हुए वादे को पूरा करने से पीछे नहीं हट सकता। प्रदीप के काले रंग की वजह से प्रेरणा उससे शादी करने से साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन अपने पिता की जबरदस्ती के चलते बेचारी प्रेरणा भी कुछ नहीं कर पाती और कुछ ही महीनों में प्रेरणा और प्रदीप की शादी हो जाती है। प्रेरणा बहू, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे नए परिवार में। यहाँ कभी अपने आप को पराया मत समझना। तुम हमारी अपनी ही हो। जैसे मेरे लिए मेरी उमा, वैसे ही तुम। चलो अब अपने दाएं पैर से इस कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। इससे बहू घर में सुख समृद्धि और शांति लेकर आती है। माय फुट, आपकी सुख समृद्धि और शांति। जितने भोले दिखते हो शक्ल से, उतने हो नहीं। मेरे डैड को बहला फुसला कर मेरी शादी अपने काले बेटे से करवा दी। मैं आप सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबसे चुन चुन के बदला लूंगी। ना मैंने जीना हराम कर दिया आप लोगों का, तो मेरा नाम भी प्रेरणा नहीं। इतना कहकर प्रेरणा दाएं पैर के बजाय बाएं पैर से उस चावल के कलश को जोरदार लात मार के सीधा अपने कमरे में आ जाती है। प्रेरणा का ऐसा बर्ताव देख सभी ससुराल वाले हैरान थे। प्रेरणा अपने कमरे में जाती है और सामान फेंकने लगती है कि तभी प्रदीप कमरे में आता है और प्रेरणा का हाथ पकड़ लेता है। तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो नीचे सब क्या था? पता है माँ बाबा को तुम्हारी बात का कितना बुरा लगा है? काले हाथ को अपने गोरे हाथों पर देख प्रेरणा प्रदीप को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने काले हाथों से मुझे छूने की? तुम सिर्फ मेरे नाम के पति हो। मैं तुम्हें अपना कोई पति नहीं मानती। अब निकलो यहाँ से। सुहागरात के दिन ही प्रेरणा प्रदीप को कमरे से बाहर निकाल देती है और खुद आराम से बैठकर सोती है। वहीं बेचारा प्रदीप रात भर सोफे पर सोता है। सुबह जैसे ही लक्ष्मी हॉल में आती है तो अपने बेटे को सोफे पर सोता देख सब समझ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग जाता है और अब सब प्रेरणा का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे ये प्रेरणा बहू कहाँ रह गई? अब सब कुछ उसी की पसंद का बना है और वही नहीं है नाश्ते पर। भाभी रेडी हो रही होंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी।
9 से 10 और 10 से 11 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक प्रेरणा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। तकरीबन 12 बजे प्रेरणा तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। प्रेरणा बहू, तुम आ गई? उठने में देरी हो गई आज तुम्हें। कोई बात नहीं, शादी की थकान है ना, होता है, और सब कुछ हमने तुम्हारी पसंद का ही बनाया है। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि आपके काले हाथों से छुए और बना हुआ खाना मैं खाऊंगी? कहीं मेरा रंग भी आप जैसा काला हो गया तो? गोरी रंग के घमंड में प्रेरणा अपने कई ससुराल वालों की बेइज्जती कर बाहर से खाना और पानी मंगा कर खाती है। प्रेरणा का ऐसा बर्ताव उसके ससुराल वालों को काफी दुखी कर रहा था, लेकिन बेचारे भोले भाले उससे कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर में प्रेरणा की मुंह दिखाई की रस्म होती है। प्रेरणा हॉल में बैठी होती है, वहीं सभी औरतें प्रेरणा का चेहरा देखकर उसे तोहफा दे रही होते हैं कि तभी एक लता नाम की काली औरत जैसे ही प्रेरणा का घूंघट हटाकर उसे देखती है तो प्रेरणा उसके काले रंग से डर जाती है। मुझे तो लगा कि सिर्फ मेरे ससुराल वाले ही काले हैं, लेकिन यहाँ तो आपके आस पड़ोस के लोग भी कितने काले हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसी गोरी सुंदर लड़की को अपने काले गंदे हाथों से छूने की? अब तो मुझे डिटॉल से नहाना पड़ेगा। प्रेरणा, इतना घमंड मत कर अपने गोरे रंग पर। अगर ऊपर वाले ने तुझे खूबसूरती दी है तो वो छीन भी सकता है। वो देकर भी देखता है और लेकर भी, समझी? बहुत पछताएगी एक दिन तो। जस्ट शट अप, अपना ये ज्ञानी भाषण जाकर इन लोगों को सुनाओ, मुझे नहीं। प्रेरणा इतराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सभी पड़ोसी प्रेरणा के ससुराल वालों की काफी बेइज्जती करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके ससुराल वाले प्रेरणा से कुछ नहीं कहते। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आज प्रेरणा वन पीस पहनकर क्लबिंग के लिए तैयार हो रही थी। प्रेरणा जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका ससुर रवि उसके कमरे के बाहर से गुजर रहा है। बहू, कहीं जा रही हो? शाम हो चुकी है, अकेले मत जाना, मैं ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। कोई काली बिल्ली भी अगर रास्ता काट देती तो मैं चली जाती, लेकिन खुद मेरे काली ससुराल वालों ने मेरा रास्ता काटा है। मनहूस कहीं के, जरूरी था मेरे सामने आना, सारा मूड खराब कर दिया। कुछ दिन गुजर जाते हैं। प्रेरणा ने ऑनलाइन काफी सारे प्रोडक्ट्स मंगाए थे जिससे वो अपना मेकअप कर रही थी कि तभी प्रेरणा की ननद उमा उसके कमरे में आती है। भाभी, आपके पास तो काफी अच्छे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं। ये तो सारे इंटरनेशनल हैं। पता है, इस बार मैंने भी अपने लिए इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं। अपनी शक्ल देखकर ऑर्डर नहीं किए थे क्या तुमने? तुम्हें क्या लगा अपनी इस काली शक्ल पर तुम ये इंटरनेशनल फाउंडेशन कॉम्पैक्ट पाउडर लगाओगी तो तुम गोरी हो जाओगी? कौवा कितना भी पानी में क्यों ना नहा ले, वो कौवा ही रहता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। प्रेरणा ने जो प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवाए थे उसके डेली इस्तेमाल से प्रेरणा के चेहरे पर काफी सारे दाने और लाल लाल धब्बे हो गए थे। वहीं लोशन से हाथ पैर का भी बिल्कुल ऐसा ही असर पड़ा था। हे भगवान भाभी, ये क्या हो गया? माँ, मैं जल्दी से भाभी के लिए वो लेप बना कर लाती हूँ। अपनी ऐसी हालत देख प्रेरणा काफी रो रही होती है। वहीं उमा जल्दी से रसोई में जाती है और नेचुरल लेप बना कर लाती है। बेटा इधर आओ, मैं तुम्हारे हाथ और चेहरे पर ये लेप लगा देती हूँ। इससे ठंडक मिलेगी और जल्द ही असर भी दिखेगा। ये काफी असरदार भी है। महंगे महंगे प्रोडक्ट से मेरे हाथ पैर पर इतने सारे निशान आ गए और आप मुझे ये बेकार सी चीज लगाना चाहती हैं ताकि मेरी हालत और खराब हो जाए। मेरा विश्वास करो, जितना तुम हमें बुरा सोचती हो हम उतने हैं नहीं। भगवान के लिए इसे लगवा लो। लक्ष्मी प्रेरणा के हाथ पैर और चेहरे पर वो लेप लगा देती है जिससे प्रेरणा को काफी ज्यादा ठंडक मिलती है और अब रेगुलर बेसिस से उस लेप के इस्तेमाल से ही प्रेरणा के दाग धब्बे और दाने भी गायब होने लगते हैं। प्रेरणा के सभी ससुराल वाले उसे टाइम पर हेल्दी चीज और जूस वगैरह देते थे और उसका ख्याल रखने में जरा भी कमी नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन, पिताजी, प्रेरणा इस शादी से खुश नहीं है तो क्यों आपने मेरी शादी उससे करवाई? इस शादी के पीछे का एक कारण था। रवि प्रदीप को शादी के पीछे का कारण बताता है जिसे प्रेरणा सुन लेती है और उसे की हुई अपनी सारी हरकतों पर काफी ज्यादा पश्चाताप होता है और उसके चलते प्रेरणा अब सबसे माफी मांगती है। अपने गोरे रंग के घमंड में आकर मैंने आप लोगों की हमेशा कितनी बेइज्जती की और जब मेरी खूबसूरती मुझसे छीन गई तो उस खूबसूरती को भी वापस लौटाने के पीछे का भी कारण आप लोग भी हैं। मेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे नहीं पता था कि आज मेरे पिताजी जो कुछ भी है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। प्रेरणा बहू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। तुम्हारे पिता और ससुर के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब उनकी दोस्ती और उनका प्यार था
और हमने जो तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारे प्रति हमारा प्यार, जो हुआ उसे भूल जाओ। हाँ प्रेरणा बेटा, तुम हमारी बेटी हो और जब बच्चों से गलती होती है तो माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें समझाकर माफ करना। अपने ससुराल वालों की दिल की खूबसूरती देख प्रेरणा को समझ आ जाता है कि इंसान चाहे रंग रूप में जैसा भी हो, लेकिन उसकी अच्छाई उसकी इंसानियत से ही पता चलती है। और अब प्रेरणा अपने काले लोगों से भरे ससुराल में काफी खुश रहती है। वहीं जब ये सारी बात मनोज को पता चलती है तो वो भी अपनी बेटी के लिए काफी खुश होता है। चलो आज का तो सारा काम हो गया, जा रही हूँ एक बार मालकिन से पैसे की बात करती हूँ। कुछ देर बाद यास्मीन अपने काम के पैसे मांगने अपनी मालकिन के पास आती है। मालकिन, घर का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना मैंने सब बना दिया है, और हीना मैम आज मेरा महीना लग गया है तो पगार चाहिए था। यास्मीन की बात सुनकर हीना अलमारी में से पैसे निकालकर यास्मीन के हाथ में देते हुए कहती है, ये लो यास्मीन, ये रही तुम्हारी महीने भर की पगार। अब यास्मीन अपना पगार लेकर देर शाम घर लौटती है। अम्मी आप आ गई, आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना निकाल के लाती हूँ। अरे गुलबशा, दिन भर तुम्हारी बड़ी बहन अकेले ही घर का सारा काम करती रहती है, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करवाती हो? अम्मी आपको पता तो है कि मेरी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है और फरीन बाजी की पढ़ाई तो अब खत्म हो गई है, तो इसलिए वह घर संभालती हैं। अरे अम्मी आप चिंता मत करिए, और गुलबशा सही तो कह रही है, मेरे कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई है तो मैं घर संभाल लिया करूंगी। ठीक है, जा अपने अब्बू को भी बुलाना खाने के लिए। अब्बू अब आपकी सेहत कैसी है? हाँ फरीन बेटी, सेहत पहले से ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। चलिए मैंने खाना लगा दिया, आप चलकर खाना खा लीजिए। अब यास्मीन अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाने लगती। अगले दिन यास्मीन सुबह की नमाज पढ़ रही होती है। या अल्लाह मेरी बेटी फरीन की दुआएं कबूल करना, उसकी हिफाजत करना। अब जहां यास्मीन की बड़ी बेटी फरीन 5 टाइम की नमाजें पढ़ती, दुआएं करती, कुरान पढ़ती, वहीं गुलबशा इन सभी चीजों से दूर भागती। वह सारा दिन फोन चलाती, अपने कॉलेज के फ्रेंडों के साथ घूमती। ऐसे ही समय गुजरता है और गुलबशा को अपने कॉलेज में एक अशरफ नाम के रईस लड़के से प्यार हो जाता है। वह दोनों एक दूसरे को काफी समय तक डेट करते हैं। तभी एक दिन अशरफ निकाह का जिक्र करते हुए गुलबशा से कहता है, गुलबशा तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। अच्छा जरा मुझे भी बताओ वो गुड न्यूज क्या है? गुलबशा, मेरे अम्मी अब्बू निकाह के लिए मान गए हैं। अरे वाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं भी आज अपनी अम्मी से हम दोनों के निकाह के बारे में बात करूंगी। अशरफ की बातें सुनकर गुलबशा उसी शाम अपनी अम्मी का इंतजार करते हुए घर में चक्कर काट रही होती है। तभी देर शाम उसकी अम्मी लोगों के घर का काम खत्म करके अपने घर लौटती हैं। क्या हुआ गुलबशा, कोई बात है क्या? परेशान लग रही हो? हाँ अम्मी जान, आपसे एक बात कहनी थी। दरअसल मैं कॉलेज में एक लड़की को पसंद करती हूँ जिसका नाम अशरफ है। वो बहुत ही रईस परिवार से है और वह मुझसे निकाह करना चाहता है। या अल्लाह, ये कैसी बातें कर रही हो गुलबशा? तुम जानती हो कि तुम्हारी अम्मी लोगों के घर में जूठे बर्तन धोकर पैसे इकट्ठा कर रही है, तुम्हारी और तुम्हारी बाजी के निकाह की खातिर। मुझे नहीं पता अम्मी जान, मुझे अब इस गरीबी में और नहीं रहना। आप लोगों से जैसे भी होता है, जहाँ से भी होता है, पैसे लाइए और मेरा निकाह उस अमीर अशरफ से करवाइए। तभी यास्मीन की बातें सुनकर हुसैन खाट पर से उठकर वहां आता है। या अल्लाह, ये कैसी औलाद दे दी तूने मुझे। ऐसे बेगैरत औलाद से तो अच्छा होता अल्लाह तू मुझे औलाद ही ना देता जो अपने अम्मी अब्बू के तकलीफों को नजरअंदाज करे। अब अपने जोड़े हुए सभी जमा पूंजी से यास्मीन गुलबशा का निकाह अशरफ नाम के रईस लड़के से करवा देती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। तभी यास्मीन के घर पर फरीन की फुप्पी अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंचती हैं। हमें आपकी बेटी फरीन अपने बेटे इकबाल के लिए बहुत पसंद है। हम लोग ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन हाँ आपकी बेटी फरीन को किसी भी चीज की दिक्कत परेशानी कभी नहीं होने देंगे। अरे नहीं, मैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि फरीन अपने ही परिवार में जा रही है। आप जैसे नेक इंसान का रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया। अब फरीन का निगाह उसकी फूफी के बेटे के साथ हो जाता है, जहां उसकी अम्मी अब्बू को ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते और कम पैसों में उसकी शादी हो जाती है। निकाह के बाद फरीन अपने ससुराल में तहजीब से रहती है, लोगों से अदब से बात करती है। वहीं दूसरी तरफ गुलबशा अपने रईस ससुराल में दिन भर फोन चलाती है, घर का एक भी काम नहीं करती, जिस वजह से उसकी सास नाजिया बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। तभी एक रोज नाजिया दोपहर में जुहर की नमाज पढ़ रही होती है, जहां गुलबशा सोफे पर बैठकर फोन में तेज तेज आवाज में रील देख रही होती है। कुछ देर बाद नाजिया दुआ पढ़कर खड़ी होती है और अपनी बहू गुलबशा पर भड़कते हुए कहती है, अरे
कैसी लड़की हो तुम, इस्लाम धर्म की जरा भी इज्जत नहीं करती हो। अरे अगर तुम्हें नमाज पढ़ना पसंद नहीं है तो कम से कम किसी के दुआ के पढ़ने के टाइम पर तुम शांति से तो रह सकती हो ना। नमाज के समय पर सर पर कपड़ा रखती हो, ना नमाज पढ़ती हो। पता नहीं क्या देख के अशरफ ने तुमसे निकाह किया। अरे क्या है अम्मी जान, बिना मतलब में ही मुझ पर भड़कती जा रही हो। अरे ये सब तो मैंने निकाह से पहले नहीं किया, तो निकाह के बाद क्या करूंगी। वहीं दूसरी तरफ फरीन की गरीब सास शबाना अपनी बहू फरीन की तारीफें करते हुए कहती है, अल्लाह का शुक्र है जो हमारे घर में फरीन बहू बनकर आई। अब जहां फरीन के गरीब ससुराल वाले उसकी इज्जत करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ गुलबशा के ससुराल वाले उससे परेशान होने लगे थे। उसकी बदतमीजी, उसका तहजीब में ना रहना उसके ससुराल वालों को खलते जा रहा था। अब ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और यास्मीन अपने दोनों बेटी को याद करते हुए अपने पति हुसैन से कहती है, सुनिए, रमजान का महीना शुरू होने वाला है और हमारी दोनों ही बेटी का उनके ससुराल में पहला रमजान है। पता नहीं कैसे क्या कर रही होंगी दोनों अपने ससुराल में। अब जहां यास्मीन अपनी बेटी को याद कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ ससुराल में उसकी दोनों बेटियां भी अपनी अम्मी को याद कर रहे होते हैं। जहां फरीन अपने गरीब ससुराल में अपने पति इकबाल से कहती है, सुनिए इकबाल जी, निकाह के बाद ससुराल में मेरा पहला रमजान है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अम्मी को इफ्तारी की दावत दूं। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अम्मी को इफ्तारी की दावत करवा सकें। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और तुम पैसे की चिंता भी मत करो। कुछ दिनों से मेरी आमदनी बहुत अच्छी हो रही है, फल फ्रूट भी अच्छे दामों पर बिक रहे हैं, जो तुम अपनी अम्मी को इफ्तारी की दावत में बुला सकती हो। वहीं दूसरी तरफ गुलबशा अपने रईस ससुराल में, या अल्लाह, अब ससुराल में मुझे रमजान भी रखने पड़ेंगे और इफ्तारी का पकवान भी बनाना पड़ेगा। मैंने तो आज तक बनाया ही नहीं है, कैसे बनाऊंगी। एक काम करती हूँ, अम्मी को बुला लेती हूँ इस इफ्तारी की दावत में और सारा खाना उन्हीं से बनवा लूंगी। अब यास्मीन की अमीर और गरीब बेटी दोनों ही अपनी अम्मी को फोन करके इफ्तारी की दावत का न्योता देती हैं। अब अगले दिन रमजान शुरू होते ही और पहले दिन की इफ्तारी दावत में यास्मीन अपनी अमीर बेटी के ससुराल पहुंचती है। अम्मी जान, आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैंने रमजान के रोजे रखे हुए और सुबह से पानी तक नहीं पिया है, कुछ नहीं खाया। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं और मेरी सासू जी ने मुझे इफ्तारी का सारा खाना बनाने को बोल दिया है। आप एक काम करिए ना, जरा हम सबके लिए इफ्तारी के पकवान बना दीजिए ना। गुलबशा की बातें सुनकर यास्मीन, जिसने सुबह से एक घूंट पानी तक नहीं पिया था, वह भूखी प्यासी बूढ़ी यास्मीन रसोई में जाकर सबके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाना शुरू करती है। यास्मीन खाने में चिकन कबाब, चिकन बिरयानी, मटन, पूरी, पुलाव, रायता, डेजर्ट, फ्रूट चाट सब कुछ बनाकर तैयार करती है। तभी वहां पर गुलबशा आकर कहती है, अरे आपने सब कुछ बना दिया। अम्मी चलिए, अब आप ना ये किसी से कहिएगा मत कि ये सारा इफ्तारी का खाना आपने बनाया है। आप जाकर ना उस कमरे में बैठ जाइए और जब मैं आपको बुलाऊंगी ना तब आप बाहर आ जाइएगा। अब गुलबशा चालाकी दिखाते हुए अपनी बूढ़ी अम्मी को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती है और जब उसके ससुराल वाले शाम की असर की नमाज पढ़कर इफ्तारी का खाना खाने आते हैं तो वह अपनी अम्मी के बने हुए पकवानों को सबको खिलाने लगती है। अरे वाह गुलबशा, तुमने तो इफ्तारी के दावत का खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अच्छा हाँ, वैसे तुम्हारी अम्मी भी आने वाली थी ना, वो कहाँ है? हाँ, अम्मी आई है ना, वो जरा थक गई थी तो वो कमरे में आराम कर रही हैं। अब गुलबशा वह इफ्तारी को खाने में इतनी मगरूर हो जाती है कि वो खाना खाकर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। वो भूल जाती है कि उसने अपनी अम्मी को अभी तक सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया है और यास्मीन इफ्तारी का इंतजार करते करते वहीं जमीन पर सो जाती है। तभी अगले दिन, क्या हुआ अम्मी, आप इतनी सुबह सुबह जा रही हैं, आप रुकेंगी नहीं क्या? हाँ, वो तुम्हारी फरीन बाजी ने भी बुलाया है ना, तो अब उसके यहाँ जा रही हूँ इफ्तारी पर। अब यास्मीन अपनी गरीब बेटी के इफ्तारी पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी गरीब बेटी फरीन ने इफ्तारी की दावत में तरह तरह के पकवान जैसे कि चिकन बिरयानी, मटन कबाब, रौब्जा, कचौड़ियाँ, चना, रायता, पूरी, पुलाव सब बनाकर अपनी अम्मी के लिए परोस रखा है। अरे अम्मी, आप आ गई। हम कब से इफ्तारी की दावत के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए मेरी सासू माँ, मेरे शौहर इकबाल भी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अब जहां यास्मीन की अमीर बेटी गुलबशा इफ्तारी की दावत में अपनी अम्मी से एक गिलास पानी भी नहीं पूछती और ढेर सारा काम करवाती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी गरीब बेटी फरीन अपनी अम्मी के इफ्तारी की दावत में ढेर सारे पकवान बनाकर अपनी गरीब माँ को खिलाती है।